आज की डेट में कोको कोला इंडिया के लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट बॉटलर है। लगभग 23% कोको कोला का जो सेल है इंडिया में हम करते हैं। आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो कई चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, आपने उन्हें कैसे पार किया? क्या आपकी मोटिवेशन रही उस वक्त? कठिनाइयों के बगैर, चैलेंजेस के बगैर मज़ा भी नहीं आता है। नथिंग शुड बी स्मूथ इन लाइफ। कर्म तो आपको करना ही करना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और फल आपको ज़रूर मिलेगा। पहले एम्पायर्स होते थे, आज बिजनेस एम्पायर्स। आज के युग में आप सुनते हो इलॉन मस्क के बारे में, अंबानी जी के बारे में, आप बिल गेट्स के बारे में सुनते हैं। दे आर द न्यू राजाज, आई वुड से। एआई को आप वहीं यूज़ करिए जहां उसकी ज़रूरत है। हर जगह एआई को आप इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जो काम मानव कर सकता है, एक ह्यूमन कर सकता है, उसकी जगह आप एआई को क्यों डाल लें। मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो पावर आवर्स बोलते हैं। उसमें मैक्सिमम आप अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। स्वागत है आपका जी भारत पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ अपनी विजनरी सोच के साथ और मेहनत के साथ कई ऊंचाइयों को हासिल कर चुके हैं, बल्कि आज के यूथ को इंस्पायर भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SLMG के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सिंसियर डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर परितोष लधानी जी की। बहुत स्वागत है आपका परितोष जी हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई बतौर एंटरप्रेन्योर? मैंने अपना जो MBA है वो स्कॉटलैंड से किया एंटरप्रेन्योरशिप में 98-99 और सितंबर 99 में मैंने अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया जो कोको कोला का बिज़नेस है। और आज मुझे 26 साल से ऊपर हो गए इस जर्नी में और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी। सर, आपके सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्या विजन है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी कोका कोला के साथ पार्टनरशिप भी है, कोका कोला बॉटलिंग पार्टनरशिप है। सस्टेनेबिलिटी को लेकर आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? देखिए, सस्टेनेबिलिटी का जो पार्ट था वो सबसे पहले हमें मेरे बिजनेस में उतरते ही बताया गया कि व्हाट इज़ गुड फॉर कम्युनिटी इज़ गुड फॉर बिजनेस। हम लोग एक सामाजिक संस्था में रहते हैं और बगैर सस्टेनेबिलिटी के आप अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमने शुरू से ही सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया है। हमने जो हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं उसका 200%, 200% वी पुट इट बैक, हम वापस से डाल देते हैं। और ये अभी से हम नहीं कर रहे हैं, पूरा डेटा है पब्लिक डोमेन में, पिछले 15-16 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। सोलर एनर्जी इंडिया बहुत आगे है उस चीज़ में। हमारा 55%, 55% ऑफ आर एनर्जी नीड्स इन ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर कमिंग फ्रॉम सोलर एनर्जी। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं। आप पब्लिक डोमेन में देखेंगे हम लोगों ने जितने फार्मर्स हैं, हम लोग सबसे बड़े मैंगो के, आम के, कोको कोला और बॉटलर्स मिल के पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े बायर्स हैं। शुगर के हम सबसे बड़े बायर्स हैं। तो हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि जब आप ले रहे हो तो उससे कहीं ज़्यादा आपको कम्युनिटी को देना होगा। तो हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो कई चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, आपने उन्हें कैसे पार किया? क्या आपकी मोटिवेशन रही उस वक्त? देखिए, कठिनाइयों के बगैर, चैलेंजेस के बगैर मज़ा भी नहीं आता है। अगर नथिंग शुड बी स्मूथ इन लाइफ। और जहाँ जहाँ चैलेंजेस आते हैं, अब सोना जो है तब के ही सोना बनता है। तो मुश्किलें आई जब मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया था। तो मैं एक यूथ था और एक्साइटमेंट बहुत होता था और स्ट्रेस भी बहुत जल्दी हो जाता था। कोई भी चैलेंज आता था तो मेरे को गाइडेंस पूरा मेरे फादर साहब ने दिया। मेरे बड़े फादर साहब जिनकी डेथ हुई लास्ट ईयर, हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने दिया। माई वाइफ हैज़ बीन द बिगेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट। तो साथ में मिलके हम लोगों ने सारी कठिनाइयाँ, इनफैक्ट एवरी चैलेंज ब्रिंग्स यू एन अपॉर्चुनिटी, इट्स योर चॉइस। एक मैं बहुत बड़े अपने MBA के टाइम पे बहुत एक मैनेजमेंट गुरु आए थे हमें सिखाने। तो उन्होंने बताया था कि, और आज भी बोला जाता है कि whenever someone God closes a door, he opens several windows। और मुझे लगता है, और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, कि ये ईश्वर का तरीका होता है आपको और सुदृढ़ करने का, आपको और मजबूत करने का।
जो भी चैलेंजेस आते हैं, आप देखेंगे अगर आप चैलेंजेस से, अगर आप स्ट्रेसफुल होके उससे टूट जाएंगे तो आप धरातल की तरफ जाएंगे। अगर आप उससे ओवरकम करके उसको और इम्प्रूव करेंगे खुद को, तो आप आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मेरी वही फिलॉसफी रही है। सफलता की इस दौड़ में स्पिरिचुअलिटी को आप कितना मायने देते हैं, कितना आपके लिए अहम है? सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्पिरिचुअलिटी है मेरे मेरे लिहाज से। देखिए, कर्म सिद्धांत तो हमें गीता में सिखाया गया है कि कर्म से बड़ा कुछ कोई चीज़ नहीं होती, और कर्म के लिए जो फोकस चाहिए, जो कर्म के लिए आपको हर दिन जो मोटिवेशन चाहिए, उत्साह चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा। आपको मैं ये कहूँगा कि जब से मैं पूर्ण तरह से स्पिरिचुअल हुआ हूँ, आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड इन माई पर्सनल लाइफ, आई हैव इम्प्रूव्ड इन माई बिजनेस। तो स्पिरिचुअलिटी तो नॉन नेगोशिएबल है, उसमें तो आपको जाना ही चाहिए। आप थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। उस ईश्वर के लिए आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, उस ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। और जो हमारी इतने वेद हैं, पुराण हैं, उनको मैं नहीं कहता आप पूरा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। आजकल तो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी है, आप बस जो आपको टॉपिक समझना है आप बस उसमें टाइप करिए और आपको वो बता देता है कुछ ही सेकंड्स में। उसको पढ़िए। और अगर बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हर चीज़ का जवाब श्रीमद् भगवत गीता में है, मैं पहले नहीं मानता था। मैं कहता था क्या, मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड, उसमें भी यही बोला गया था। तो मैंने बोला यार ये सब तो क्या है। लेकिन आप इग्नोरेंट होकर किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, टाइम लगता है। और जैसे ही आप उसको समझने लग जाते हैं तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि हर चीज़ का आंसर हमारे पूर्वज और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में देखे गए हैं। बस आपको उसको देखने की ज़रूरत है। जी, कहते हैं चाणक्य नीति में हर चीज़ का जवाब है। चाणक्य ने इतनी पॉलिसीज दी थी और उनकी नीति से बड़ी कोई नीति नहीं होती। आप इसको भी फॉलो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जितने मैनेजमेंट गुरुज हैं जिनको मैंने पढ़ा है, चाहे इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, और हम जब भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमको कोई भी नई कंपनी हम लॉन्च करते हैं या एग्जिस्टिंग कंपनी का 2-3 जो रूल्स होते हैं वो होते हैं विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स। ये चाणक्य ने पहले ही बोला हुआ है, ईसा से 400 वर्ष पूर्व। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं एक एनालॉजी आपको दूंगा। पहले एम्पायर्स होते थे, आज बिजनेस एम्पायर्स हैं। पहले जैसे एम्पायर्स चलते थे आज बिजनेस वैसे ही चलते हैं। आज डेमोक्रेसी आ गई है, हम लोकतंत्र में हैं, तो राजतंत्र तो है नहीं, पर पहले राजतंत्र होता था। पहले आपने जितने भी चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, वो राजाओं के बारे में पढ़ी होंगी। किसी व्यापारी के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि ये व्यापारी बहुत होता, राजाओं के बारे में पढ़ा होगा। आज के युग में आप सुनते हो इलॉन मस्क के बारे में, अंबानी जी के बारे में, आप बिल गेट्स के बारे में सुनते हैं। दे आर द न्यू राजाज, आई वुड से। तो मैं थोड़ी एनालॉजी ये ड्रॉ करूँगा कि चाणक्य जी ने जो कहा था लगभग 2500 वर्ष पूर्व, वो कितना लॉजिकल है आज की डेट में। चाणक्य की एक श्लोक है, प्रभ शक्ति, मन शक्ति, उत्साह शक्ति, राजस्व मूलम। राजा का ये मूल है। प्रभ शक्ति क्या है? विजन है। मन शक्ति इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, द स्ट्रैटेजी, हाउ डू यू डू इट। एंड उत्साह शक्ति इज मोटिवेशन। तो जो आज हमें मैनेजमेंट की किताबों में सिखाया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी वर्णित है चाणक्य नीति में। अब चाणक्य जी ने 2500 पूर्व, और ये सब हमें पता है, और आज बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य जी ने बताया था। दिस इज़ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। साम समझाइए, दाम इंसेंटिवाइज कीजिए, दंड आज की डेट में एम्बार्गोज जो ट्रम्प साहब ने हम पे लगाए हैं, भेद इज गेटिंग इनटू एंड नोइंग द सीक्रेट्स, जो आज की डेट में इंडिया का रॉ है, एमआई है, और ये सब होता है। तो ये 2500 वर्ष पूर्व जो मौर्य युग था, उसके बाद गुप्ता युग आया, ये सब स्वर्णिम काल थे हमारे।
भारतवर्ष के। तो क्यों थे? क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टडी करते थे, इतना ज़्यादा फोकस थे, डेडिकेटेड थे, स्पिरिचुअल भी थे, कि सबसे सशस्त्र ना सिर्फ हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के, बल्कि दुनिया के सशस्त्र राजाओं में से थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात कर लीजिए, बिंदुसार की बात कर लीजिए, अशोका जी की बात कर लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर लीजिए, हर्षवर्धन जी की बात कर लीजिए। तो इनका फोकस था, और चाणक्य नीति उनके बाद भी फॉलो हुई। ये नहीं कि मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ उसके बाद गुप्ता एम्पायर आया, उन्होंने भी फॉलो किया। तो अर्थशास्त्र हो या कूटनीति थी चाणक्य जी की, वो फॉलो करते रहे और सक्सेसफुल होते रहे। और वही चीज़ मुझे लगता है काफ़ी मैनेजमेंट गुरुज़ ने हमारे एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े और उनको अप्लाई करना शुरू किया। तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ चाणक्य जी से। जी, अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स के बारे में बताइए कि कितने यूनिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और क्या फ्यूचर में एक्सपेंशन को लेकर आपका कोई प्लान है? हाँ जी, हम लोग आज की डेट में कोको कोला इंडिया के लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट बॉटलर हैं। लगभग 23% कोको कोला का जो सेल है इंडिया में वो हम करते हैं। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का जो एरिया है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और एमपी के थोड़े पार्ट्स हैं। हमारे आज की डेट में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 6 उत्तर प्रदेश में हैं और एक बिहार में, 8वां अभी आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। पिछले 6 साल में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़बरदस्त है। इनफैक्ट बिहार में भी अब हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं, तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है वो अभूतपूर्व है। मतलब ये नया भारत है। यहाँ पे बिजनेसमैन के और व्यापारी को डर नहीं लगता, बल्कि गवर्नमेंट तो हमें कहती है कि आप हमारे पार्टनर हैं और हम मिल के भारत का जो विकास करें, और उनकी जो कथनी है वही करनी है। दे एक्चुअली वॉक द टॉक एंड इट इज़ सो इम्प्रेसिव व्हेन यू वॉक इनटू एनी ऑफिस, इन्वेस्ट यूपी या इन्वेस्ट बिहार के ऑफिस में जाइए, और जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जो भारत की जो आईएएस की परीक्षाएं हैं उसमें तो सबसे प्रखंड पंडित रहते हैं सर, जो आईएएस हैं, दे आर द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल। एंड इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतने आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, इवन दो वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, बट दे नो एवरीथिंग। और बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लाते हैं, बहुत मोटिवेशन तरीके से इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो। और इसी के साथ हम लोगों ने पिछले 5-6 साल में इन्वेस्ट किया है यूपी में, और आगे भी हम लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। आज हमारे 8 प्लांट हैं, आगे भी हम 5-6 प्लांट लगाएंगे यूपी और बिहार में। और भारत थोड़ा सा भी जो अंश हम दे सकते हैं भारत की ग्रोथ में, हम देंगे अपनी तरफ से। आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिजनेस के वर्ल्ड में आपको पिछले कुछ सालों में क्या कोई चेंजेस देखने को मिले? ज़बरदस्त चेंजेस। मैं अब ये बोलूँगा कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार की जो गवर्नमेंट है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में पहुँच गए। ईज़ तो हो ही गया है, दैट इज़ अ गिवन। ईज़ तो है, देयर इज़ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। आज आप उनके ऑफिस जाइए तो पीडब्ल्यूसी और ग्रांट थॉर्नटन जितनी जो कंसल्टेंसी कंपनीज़ हैं उनके लोग सेकंडमेंट में आए हुए हैं वहाँ पे, और हम बातचीत उन्हीं से करते हैं, एंड दे पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और अगर कोई काम नहीं होता है तो हमें बता दिया जाता है ये काम थोड़ा डिले हो जाएगा, उसके रीज़न बता दिए जाते हैं। तो जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी वजह से हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हमें पहले 10 साल पहले की हम बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो हमें पता नहीं चलता था हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। पर आज के युग में, आज जो नया भारत है, मोदी जी का जो नया भारत है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सर्वोपरि है। आने वाले 5 सालों में एसएलएमजी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आज एसएलएमजी इंडिया की टॉप 10 कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, कंज्यूमर पैकेज गुड्स जिसे बोलते हैं, सीपीजी। आने वाले 5 साल में भारत काफ़ी ग्रो करेगा। हमारा जीडीपी अभी आपने देखा होगा पिछला क्वार्टर 6.8% आया है, विच इज़ डबल देन एनी अदर स्टेट, एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसी जो मोमेंटम से हम लोग भी ग्रो करना चाहते हैं, हम भी डबल डिजिट ग्रो करेंगे।
अगले 5 सालों में, और हमारा जो विजन है अगले 5 से 6 सालों में, हम टॉप 3 कंपनीज कंज्यूमर गुड्स की इंडिया की बनना चाहेंगे, जी। जो हम बन भी जाएंगे। एज वी नो कि कोका कोला के साथ आपकी पार्टनरशिप है, उसको लेकर आपका विजन क्या है, क्या प्लान है आपके, क्या स्टेप्स आप आगे फ्यूचर के लिए लेने वाले हैं? देखिए, कोका कोला हमारे पार्टनर्स हैं पिछले 32 साल से, 32 ईयर्स से। हम लोग ना सिर्फ सबसे बड़े बॉटलर हैं कोका कोला इंडिया के, इंडिपेंडेंट बॉटलर, बल्कि हम सबसे पुराने बॉटलर हैं। आगरा शहर में हाथरस वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, आगरा जोन में ही, वहाँ हम लोगों ने सबसे पहली बोतल आफ्टर कोका कोला केम बैक 1977 में कोका कोला चली गई थी, 93 में वापस आई जब मनमोहन सिंह जी ने इकॉनमी को खोला, तो सबसे पहले बॉटलर हम थे। सबसे पहली बॉटल हाथरस में हमने बनाई। तो काफ़ी प्रगाढ़ रिश्ता है, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें उनका भी बिलीव है, हमारा भी बिलीव है। ब्रांड्स उनके बहुत पावरफुल हैं, और मैं हमेशा से ये पार्टनरशिप को बोलूँगा, ये राजमौली और प्रभास की पार्टनरशिप है, और हम बाहुबली जैसी हिट्स देते आए हैं और देते रहेंगे। एआई, जैसा कि हम जानते हैं कि एआई इज़ द फ्यूचर, एआई को आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, जहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी कठिन काम है और ह्यूमन इंटरवेंशन से वो थोड़ी उसकी जटिलता बढ़ जाती है, वहाँ हम एआई का प्रयोग करते हैं। हम एआई को उस हद तक लाते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर ना होने दें। हमें रोज़गार का भी ख्याल रखना है, रोज़गार बढ़ाते रहना है। एआई क्या है? एआई इज़ लाइक यू डोंट हैव एन असिस्टेंट, यू हैव 1 लाख असिस्टेंट्स। मतलब आपने एक सवाल पूछा, वो एआई जो एक असिस्टेंट आपको 1 सेकंड में वो जवाब, 10 मिनट में वो जवाब देगा, एआई उससे 1 लाख गुना ज़्यादा तेज वो जवाब देगा। मतलब 1,000th ऑफ अ सेकेंड में वो जवाब आ जाएगा आपके पास। तो हम एआई को वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, और कंट्रोल्ड तरीके से यूज़ करते हैं। एआई का यूज़ आज की डेट में कह रहे हैं आप एआई कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। एआई को आप वहीं यूज़ करिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। हर जगह एआई को आप इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जो काम मानव कर सकता है, एक ह्यूमन कर सकता है, उसकी जगह आप एआई को क्यों डाल लें? और आज की डेट में तो एआई हेलुसिनेट भी कर रहा है, गलत जवाब भी देने लगता है। तो एआई पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए आपको, पूरी तरह रिलायबल नहीं, और हो भी नहीं सकता। वो तो जो डेटा आपने फीड की हुई है उसको वही डेटा बताएगा। अब जिसने वो डेटा फीड किया है उसके पास सही डेटा है या नहीं है। तो जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है वहाँ हम एआई को अप्लाई करते हैं। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन हम क्रॉस चैली भी करते हैं उस चीज़ को। तो एआई इज़ रियली बिग, हम यूज़ करेंगे, बिजनेस को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या एआई को आप एज अ थ्रेट देख रहे हो? देखिए, शुरू में जब एआई के बारे में बात आई थी तो लगता था ये थ्रेट है, लेकिन जैसे जैसे आज भी आप देखोगे, जेनसन हुआंग जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उन्होंने भी बोला कि आपको एआई को केपेबल बनाने के लिए काफ़ी लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, तो रोज़गार कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो इसको थ्रेट की तरह ना यूज़ करिए, इसको एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ करिए। आप अपना समय बचाने के लिए एआई को यूज़ करिए। पहले रिसर्च करने के लिए जो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते थे, आज एआई वो 2 मिनट में कर देता है। तो आज आपको जो अपना समय है वो आप एफिशिएंसी में बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी में बढ़ाइए। जो आप रिसर्च में समय यूज़ करते हैं उसको आप एआई को दे दीजिए, वो भी क्रॉस टैली करिए। कहीं आपको लगे कि वो हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा है तो आप उसको क्रॉस टैली करिए। तो अब जैसे जब डिजिटल रेवोल्यूशन आया था एंड ऑफ 90s और बिगनिंग ऑफ 2000 में, तो सबने कहा था कि जॉब्स कम हो जाएंगे, डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है, पर वैसा हुआ नहीं। हमने डिजिटल को अपने साथ लेके जॉब्स भी बढ़ाए, कंपनी की ग्रोथ भी हुई, वैसे ही एआई के साथ होगा। मैं जब एमबीए कर रहा था तो एक बड़ी अच्छी केस स्टडी आई थी। अर्ली 90s में एटीएम्स आए थे। पहले लोग ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन जिसे आप बोलते हैं, एटीएम विड्रॉल्स बोलते हैं, तो पहले लोग बैंक जाते थे, पैसे निकालते थे। तो जब एटीएम आया तो लगा कि बैंक के सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे। बैंक लोग जाते हैं, वो पैसे तो निकालेंगे नहीं, वो तो एटीएम से निकालेंगे। मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटीएम आने के बाद भी बैंक की जो ग्रोथ है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ता रहा, क्योंकि लोग फिर दूसरे कामों के लिए बैंक आने लग गए।
क्वेरीज के लिए बैंक आने लग गए, क्योंकि उनका जो समय व्यर्थ होता था 2 घंटा बैंक जाके पैसे निकालना, वो सेव हो गया। तो उनके जो सवाल थे वो पूछने बैंक जाते थे, लोन लेने जानते थे, नई नई चीज़ें पता करते थे, पहले उनको समय ही नहीं मिलता था। एआई से भी यही होगा। आप जो अपना समय, अभी मैं नहीं कहूँगा व्यर्थ कर रहे हो, आप अपना जो समय का उपयोग कर रहे हो, वो जब एआई करने लग जाएगा तो आपको और समय मिलेगा और प्रोडक्टिव चीज़ करने के लिए। तो एआई इज़ नॉट अ थ्रेट, एआई इज़ योर फ्रेंड, एआई इज़ योर पार्टनर। क्या आपको ये लगता है कि इंडिया के जो कल्चरल रूट्स हैं वही इंडिया को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला रहे हैं और आगे भी दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे जी। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, संहिताओं में जो चाणक्य नीति हो गई, जितनी भी हमारी बुक्स हैं उनको आप पढ़िए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आयुर्वेद कितनी बड़ी चीज़ है। आजकल एक बात हो रही है सर्केडियन रिदम की, कि बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको करना चाहिए। आयुर्वेद में वाघभट्ट ने ऑलरेडी ये दिनचर्या करके मेंशन किया हुआ है। इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन आय। जो सर्केडियन रिदम आज हम सुनते हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ऑलरेडी आयुर्वेद में है। तो क्या समय होना चाहिए सोने का, तो आपको पता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी होता है कि आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए और सो जाइए, और सूर्योदय से पहले उठ जाइए, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स, बॉडी इज डिजाइंड फॉर दैट। तो वो दिनचर्या तो 3-4 हज़ार सालों से आयुर्वेद में ऑलरेडी है। आपको मैं और अच्छी बात बताऊंगा एक, टुडे वी टॉक अबाउट पावर आवर्स। मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो पावर आवर्स बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम आप अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है, दोष कहते हैं। दोष के 2 अर्थ होते हैं, एक तो कोई कमी को दोष कहते हैं और दोषा को दोषा कहते हैं, समय बोलते हैं। तो एक पित्त दोषा होता है। तो पित्त दोषा जो होता है, जो कफ वाक पित्त, आपको पता ही है आयुर्वेद के 3 कॉन्सेप्ट हैं। वो पित्त दोषा जो काल होता है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होता है। वेरी सिमिलर। आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको जो सबसे ज़्यादा एनालिटिकल कार्य करने हैं और जो सबसे हैवी मील लेना है, आप उस टाइम पे लीजिए। अब 2 बजे के बाद मत लीजिए हैवी मील, इस टाइम लीजिए। इस टाइम पे आपका जो दिनचर्या है, जो सर्केडियन रिदम है, वो सबसे परफेक्ट होता है। तो मैं तो जितना स्टडी करता हूँ अपने पुराने टेक्स्ट को, उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होती है, उतना ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। अब हम फास्टिंग की बात करते हैं। एक प्रोफेसर हैं जापान के, योशिनोरी उज़ुमी, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। उन्होंने फास्टिंग और ऑटोफैगी पे रिसर्च किया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनका ये कहना था कि फास्टिंग करने से आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो जो डेड सेल्स को हैं वो रिप्लेस करके, रिसाइकिल करके फिर से नया कर देते हैं। ये आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है। जो फास्टिंग है, जिसे उपवास कहते हैं, लंघनम परम औषधम, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। और सारा आप पढ़ेंगे ना, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। शोधन है, पंचकर्मा है, रसायन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उससे, आई विल नॉट टेक क्रेडिट फ्रॉम प्रोफेसर योशिनोरी, बट समवेयर ऑल दीज ग्रेट पीपल दे हैव, हम लोग नहीं पढ़ते अपने इंस्टीट्यूट, इन्होंने पढ़ा है। ओपेनहाइमर जब एटॉमिक बम आविष्कार किया था उन्होंने, तो ही कोटेड गीता, है ना। हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्या है? ऋग्वेद में मेंशन है, हेड़ा गर्भ, गोल्डन एम्ब्रियो है। वहीं से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यूनिवर्स, इट्स ऑल मेंशन्ड। सो कहीं ना कहीं ये इतने विद्वान लोग हैं, कहीं ना कहीं ये, मैं नहीं कहता कि केवल इंडियन टेक्स्ट पढ़ते हैं ये लोग, ये सब जगह के टेक्स्ट पढ़ते हैं। इजिप्शियन भी पढ़ते होंगे, चाइनीज़ भी पढ़ते होंगे, दे आर वेरी लर्नेड पीपल। बट आई वुड से आई कैन रिलेट इट टू इंडियन टेक्स्ट। अब एक चाइनीज़ रिलेट करे चाइनीज़ टेक्स्ट से, उसकी अपनी रिसर्च है। मेरी रिसर्च ये कहती है कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर, हमारी जो संस्कृति है। और जितना यूथ इसे पढ़ेगा उतना फोकस्ड रहेगा, उतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उसको रहेंगे।
उतना स्ट्रेसफुल कम, स्ट्रेस उसको कम रहेगा, उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा लाइफ में। मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बट रिस्क लेने से डरते हैं? देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा, कर्म सिद्धांत है ना। गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण क्या के कहे हैं, कर्म तो आपको करना ही करना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जो प्रारब्ध हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, और मैं बहुत विश्वास करता हूँ इस चीज़ पे, फल अगर आप निरंतर कर्म करते रहेंगे तो कुछ लोग लकी होते हैं। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी इज जस्ट अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस कर्मास। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छी, जो बुरे कर्म किए हैं उसका भी फल मिलेगा, उसका भी सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी। जितना आप भक्ति करेंगे आपके कर्म जो है, बुरे कर्म नष्ट होते जाते हैं। तो साइंटिफिकली भी प्रूव करने की कोशिश हो रही है, पर हुआ नहीं है। बट लेकिन इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट देन इट एक्चुअली हैपन्स। तो यूथ को मेरा यही मैसेज है कि आपको मेहनत ज़रूर करनी है। कर्म सिद्धांत जो है वो बार बार मेंशन्ड है कि हम लोग आए ही कर्म करने के लिए, नहीं तो क्या करेंगे। सुबह से शाम तक आप 2 दिन सो के देखिए, सुबह से आप और लेज़ी फील करेंगे। आप एक्टिव होके देखिए, सब चीज़ ज़रूरी है। आप पार्टी करना चाहते हैं आप करें, मॉडरेशन में सब अच्छा है। एक्सेस करेंगे तो आपको फ़र्क होगा। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसे आजकल बोला जा रहा है, ये आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन्ड है। 5 तरीके हैं, 5 फिलॉसफीज ऑफ आयुर्वेदा वैल्यू वर्क टू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। कर्मा, आहार, आचार, विचार और विहार। तो आहार तो आपका डाइट हो गया, कर्मा इज योर हार्ड वर्क, आचार इज योर कंडक्ट एंड विचार इज योर थॉट, देन द फाइनल थिंग इज विहार। विहार इज रेस्ट। सो आपको मेहनत भी करनी है, आपको अपनी बॉडी के लिए टाइम भी निकालना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। जो भी आप करना चाहें, जिम जाना चाहें जिम जाइए, स्पोर्ट्स खेलना है स्पोर्ट्स खेलिए, योगा करते हैं योगा करिए। द मोर यू विल गिव टू योर बॉडी, द मोर द बॉडी विल गिव टू यू। द मोर यू विल गिव to your work, the more the work will give to you. The more you give to your family, your relationship, the more you get it back. Law of attraction है यूनिवर्स का, तो you have to apply it everywhere. तो रिस्क लीजिए, कर्म करते रहिए, हार्ड वर्क करिए। इवेंचुअली किसी का समय जल्दी आएगा सफलता का, किसी का देर आएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जस्ट उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से आप पहले निराश होकर छोड़ देते हो। आपने देखे होंगे ना, मीम्स आते हैं, वो गड्ढा खोद रहा है, इवेंचुअली गड्ढे पे पहुंचा है और वो उसको खजाना मिलना वाला है लेकिन वो चला गया। तो परसिस्टेंस इज द की। बहुत शुक्रिया परितोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ज़रूरी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। उम्मीद है कि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।